भारत में हर साल 1.5 लाख से 1,75,000 लोग जो हैं अपनी जान गंवाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। अगर आप देखेंगे इन कुछ हादसों में आग लगने के बाद ड्राइवर भाग गया। इमरजेंसी एग्जिट्स की अभी हम बात करें थे, वो खुलती ही नहीं है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो जो बस का जो मालिक है उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले एग्जिट की तरफ भागने दें। अगर मान लीजिए बस तेज चल भी रही है, ड्राइवर तेज चला भी रहा है, तो किसे शिकायत करेंगे? वो ड्राइवर को बोल सकते हैं, ड्राइवर नहीं मान रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? चाहे वो सरकारी बस हो चाहे वो प्राइवेट बस हो, सबकी एक लिमिट होती है कि उसमें कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई बस हादसे हुए जिनमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई और ये मौतें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, किस वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स एकदम नज़र में आते हैं और उन सभी बसेस में आग लग जाती है और फिर मौत का आंकड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट से लेकर स्लीपर बस के मालिकों तक के पास जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादव और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष तिवारी, CEO ऑफ सेव लाइफ फाउंडेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लगातार स्लीपर बसेस में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, डेथ्स के नंबर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाट मे बी द रीजंस? जी, देखिए, भारत में हर साल करीब 1.5 लाख से 1,75,000 लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में, जो कि अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो 450 लोग हर दिन हमारी सड़कों पे मारे जाते हैं। ये जो एक 450 का जो आंकड़ा है, अगर आप इमेजिन करें तो ये एक बोइंग 747 फुली लोडेड एयरक्राफ्ट की पूरी कैपेसिटी है। तो मतलब एक प्लेन क्रैश ऑलमोस्ट डेली हो रहा है हमारे देश में, अगर हम इसको अगर हम आंकड़ों के बेसिस पे हम बात करें तो। अगर हम बात करते हैं बस क्रैशेस की, उसमें तो पिछले कुछ सालों में कुछ चीज़ें इमर्ज होकर आई हैं। पहला तो है कि इसमें हम 3 चीज़ों को देखते हैं। पहला है ह्यूमन बिहेवियर, जो कि ड्राइवर जो चालक है उसका क्या बिहेवियर रहा है। दूसरा है वेहिकुलर इश्यूज़, जो वाहन है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, कि ऐसा सड़क पे ऐसी क्या चीज़ें जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इन तीनों में ये निकल के आ रहा है कि जैसे अगर हम बात करें चालकों की, चालक जो हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक भारी मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। तो उनकी हमारे देश में आज की डेट तक कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बस ड्राइवर्स की नहीं होती है। जो नॉर्मल हैवी व्हीकल की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग करके उनको छोड़ दिया जाता है। उनको सेफ्टी के लिए कोई ट्रेनिंग स्पेसिफिकली नहीं होती है कि आप लोगों को सेफ़ कैसे रखें, और अगर कोई हादसा होता है तो उसमें हम आप लोगों की मदद कैसे करें। अगर आप देखेंगे इन कुछ हादसों में आग लगने के बाद ड्राइवर भाग गया वहाँ से, और कंडक्टर बच जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे, और बाकी लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि बाहर नहीं निकल जी, और वो लोग भाग गए रादर देन रेस्क्यूइंग। जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालना या फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके उसको बुझाना आग को, ये करने के बजाय वो लोग भाग गए। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग, ऐसी कोई सेंसिटाइजेशन हमारे यहाँ बस ड्राइवर्स का, हैवी व्हीकल ड्राइवर्स का नहीं होता है। तो ये एक सेंसिटाइजेशन का ह्यूमन बिहेवियर के उसमें हम बात करें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। जब हम उनकी ट्रेनिंग भी अगर हम देखते हैं तो अगर आप देखें कि बसेस के ब्लाइंड स्पॉट सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप बस चालक हैं तो आपका व्यू जो है बस के आसपास का वो लिमिटेड होता है। अगर उस ब्लाइंड स्पॉट में कोई व्हीकल आ गया तो वो आपको दिखेगा नहीं उस टाइम पे। तो हमने एक दुर्घटना देखी थी आंध्र प्रदेश में, जिसमें कि जो बस ड्राइवर था वो गाड़ी को देख ही नहीं पाया, उसमें टकराया और फिर जाके उसमें आग लग गई बस में। तो ये आ गया चालक का। अगर हम बात करते हैं बसों का क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो स्लीपर कोचेज़ हैं या जो हमारी नॉर्मल बसेस चलती हैं देश में, उसमें क्या होता है कि जो बस के जो ओनर होते हैं वो चैसी खरीद के, सिर्फ उसका ढांचा नीचे का खरीद के उसके ऊपर बस बॉडी को बिल्ड करवाते हैं बस बॉडी बिल्डर्स से। तो उसमें ये होता है कि आपने चैसी तो खरीद ली एक नामी कंपनी से, लेकिन उसके ऊपर जो बॉडी आप बना रहे हैं वो आप लोकली बनवा रहे हैं। तो उस बॉडी के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि वो स्टील का बनना चाहिए या उसमें रीइंफोर्स्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर आप कम पैसा खर्च करेंगे तो आपको एल्यूमिनियम वुड कंपोजिट की बॉडी बन जाएगी बस की, जिसमें कि झट से आग लग जाती है। उसमें जो मटेरियल लग रहा है सीट्स में, उसमें जो पर्दे लग रहे हैं वो फायर रिटार्डेंट मटेरियल के होने चाहिए कि वो आग ना पकड़ें जल्दी से। लेकिन चीप मटेरियल यूज़ होता है तो उसमें वो आग जल्द से जल्द पकड़ लेता है। अब भारत सरकार ने AIS 119 कोड के अंडर स्लीपर बसेस के लिए सेफ्टी के उन्होंने गाइडलाइंस इशू करे हैं,
लेकिन इन गाइडलाइन और ये गाइडलाइंस जो हैं वो 1 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं, लेकिन इनका जो एनफोर्समेंट होना चाहिए आरटीओ लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो एनफोर्समेंट ज़ीरो है आज की डेट में। बहुत ही मिनिमल एनफोर्समेंट हो रहा है इन AIS 119 गाइडलाइंस का। तो ये जब हम बस की बात करते हैं तो एक तो ढांचे के अंदर की सेफ्टी, और सेफ्टी को फॉलो करने के लिए AIS 119 की जो गाइडलाइंस हैं इनको हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया बात बस के ढांचे की। तीसरा मुद्दा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने देखा है कि हमारी सड़कों पर एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। मतलब सड़क के साथ में कुछ ऐसे सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि अगर बस टकराती है तो उसमें बस में डैमेज होने का, उसके जो फ्यूल टैंक है उसमें चोट पहुंचने का चांस बढ़ जाता है। तो रेज्ड कर्ब स्टोन्स होते हैं, ब्रिज पैरापेट वॉल्स होती हैं, या अगर ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं जो कि एक्सपोज्ड होते हैं और बस आई मीन किसी भी वजह से, चाहे वो आँख लग गई या ओवर स्पीडिंग की वजह से, अगर वो उसके ऊपर से निकल जाता है तो वो बस के अंडर कैरेज में डैमेज कर देता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली भी जो रोड ओनिंग एजेंसीज़ हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारी सड़कों के साइड पे कोई भी एक्सपोज कंक्रीट स्ट्रक्चर ना हो जिससे इंटरेक्शन की वजह से दुर्घटना हो जाए। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये जो दुर्घटना है वो बार बार हो रही हैं, और इसको अगर हमें फिक्स करना है तो हमें इसको कॉम्प्रिहेंसिवली फिक्स करना होगा। हमें चालकों की ट्रेनिंग, हमें व्हीकुलर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो, ये हमें तीनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम ये जाने बचा पाएंगे। आपने अभी कुछ गाइडलाइंस की बात की कि ये गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं हो रही, वो कौन सी गाइडलाइंस है जिन्हें लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने इस मुद्दे का कॉग्निसेंस लेकर उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के 119 कोड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, वो भारत सरकार ने डेवलप करा। उस कोड में ये आया कि अगर जैसे बस है, जैसे एयरक्राफ्ट में आप जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स लगी होती हैं कि अगर लाइट चली जाए, अगर अंधेरा हो, तो आप वो फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स फॉलो करके एग्जिट गेट तक पहुंच सकें। आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो आपको बताया जाता है कि वहाँ पर कितने एग्ज़िट हैं और आप कहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ें भारत सरकार ने बोला है कि ये बसों में भी होना चाहिए। फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स होनी चाहिए, एग्ज़िट्स मार्क होने चाहिए। बस की शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट होना चाहिए सारे पैसेंजर्स को कि एग्ज़िट आपके आगे है, आपके पीछे है, आपके साइड में है, उस एग्ज़िट को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड दिए हैं फायर सप्रेशन सिस्टम के लिए, FDSS, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, कि अगर बस में आग लगती है तो वो फायर सप्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा उस फायर को कंट्रोल करने के लिए। ये इंजन लेवल पर भी है और पैसेंजर कंपार्टमेंट लेवल पर भी है। इसके अलावा जो मटेरियल यूज़ हो रहा है बस में, जो सीटें हैं, जो पर्दे हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड है वो इन्फ्लेमेबिलिटी का, कि वो आग ना पकड़ें, उसके भी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। लेकिन उसका जो एनफोर्समेंट है वो ज़मीनी स्तर पे होना है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी है कि बस जो मालिक हैं, बस चालक हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और वो एनफोर्समेंट जो अभी जो केसेस हुए हैं उनको हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उन चीज़ों पे एनफोर्समेंट नहीं हुआ है ग्राउंड पे। तो हालांकि भारत सरकार ने अपना काम करा है, जो राज्य सरकारें हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं उनको अभी अपना काम करना बाकी है। कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी एग्जिट्स की अभी हम बात करें थे, वो खुलती ही नहीं है। मतलब उनको आप कितना भी पुश कर लो, हैमर्स वगैरह भी, कई बार तो हैमर्स तक भी गायब हो जाते हैं वहाँ से। हैमर नहीं होता है, सिर्फ एक ग्लास लगा होता है, जो कि किसी भी हाथ से तोड़ना या फिर किसी भी तरीके से तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट अ पर्सन शुड डू? जी देखिए, सबसे पहला तो इमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन रास्ते में होने चाहिए। अभी हम कई केसेस में देखते हैं, कई बसों में हमने देखा हुआ है कि इमरजेंसी एग्जिट्स के आसपास भी लोग सीटें बना देते हैं कि और पैसेंजर्स को बैठा सकें। तो वो तो पहली बात गैर कानूनी है, और इसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो जो बस का जो मालिक है उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने जानबूझकर, ये जानते हुए कि इमरजेंसी एग्जिट का काम जान बचाना होता है, उन्होंने उस जान बचाने के कार्यक्रम में वो बीच में अपनी सीट लगा दी है। तो ये तो हो गया कि इमरजेंसी एग्जिट्स क्यों नहीं खुल पा रहे हैं, या बैड क्वालिटी के हैं, या वो सब हैं। अगर आप ऐसी बस में हैं जिसमें कि आप चढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं कहाँ पे। कुछ इमरजेंसी एग्जिट्स काम करते हैं, कुछ इमरजेंसी एग्जिट्स काम नहीं करते हैं। तो एज़ पर लॉ इमरजेंसी एग्जिट बस के पीछे राइट साइड पे होना चाहिए, पीछे वाले दरवाजे पे होना चाहिए, पीछे वाली विंडो पे होना चाहिए, और आगे होने चाहिए। तो आप अपने जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनको चिन्हित कर लें कि वो कहाँ पर हैं।
सबसे पहला तो वो है। दूसरा है कि अगर आप रेगुलरली बस में ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ आप एक विंडो ब्रेकर ख़रीद के रख लें। अब 150 रुपये का मिलता है ऑनलाइन, और वो विंडो ब्रेकर से क्या होता है कि जो अगर आप किसी भी गाड़ी में फंसे हुए हैं तो उस विंडो को ब्रेक करके आप उस गाड़ी से निकल सकते हैं, क्योंकि आप हाथ से वो विंडोज़ तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा ये है कि जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले एग्ज़िट की तरफ भागने दें, या उनको सबसे पहले आप एग्ज़िट की तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि कई दुर्घटनाओं में बच्चे जो हैं वो फंस गए पीछे, क्योंकि अडल्ट्स भाग गए और बच्चों को निकालने वाला कोई भी नहीं था उसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के आप अपने आप को भी और उनको भी सेफ रख सकते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट कीनिया में हुआ था। ये हुआ था कि कीनिया में बस दुर्घटना बहुत बढ़ रही थी, तो वहाँ पर लोगों ने ये डिसाइड करा कि अगर हमारा बस चालक ओवर स्पीड कर रहा है या जिगजैग ड्राइविंग कर रहा है, हम देखते हैं कई हाईवेज़ पे जो बसें हैं वो लेने ऐसी चेंज करती हैं जैसे कि वो ऑटो रिक्शा हों, तो लोगों ने उसके ऊपर बोलना शुरू करा बस के अंदर से कि आप बस को मत भगाइए या बस को आप इस तरीके से मत कीजिए। तो जब थोड़ा प्रेशर आता है ड्राइवर के ऊपर पैसेंजर से, तो वो अपने आप को थोड़ा बिहेव कर सकते हैं और सेफली कंडक्ट कर सकते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि लोगों की सेफ्टी का ओनस हम लोगों के ऊपर डालें, ये भी सही नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया कि एक चीज़ और भारत सरकार ने करी है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाया है, AIS 184 है शायद उसके अंडर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम हम बस में लगा सकते हैं कि अगर बस की दुर्घटना होने वाली है, किसी के साथ टक्कर होने वाली है, तो वो पहले ही टक्कर होने से अलार्म दे देगा। तो अगर जो ड्राइवर है वो उसकी आंख लग गई है या वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो सिस्टम की वजह से वो दोबारा अलर्ट हो जाएगा और वो उस दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बस चालकों से मेरा ये आग्रह है कि आप जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बिज़नेस है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, लेकिन साथ साथ उन लोगों की सेफ्टी भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी सही चीज़ है AIS 119 के अंदर, वो आप प्लीज़ कीजिए, जिससे कि ये जो इतनी सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं पिछले कुछ महीने में, हम देख रहे हैं कि 200-300 लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ बसों की दुर्घटनाओं में। ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं वो रोकी जा सकें। एक दुर्घटना की बात करें तो उसमें जो रीज़न निकल कर आया कि किस वजह से आग लगी है, किस वजह से दुर्घटना हुई, वो ये था कि फ़ोन रखे हुए थे, जो डिग्गी थी, जो भी बस का जो स्पेस होता है लगेज वो वाला, उसमें बैटरीज फटने की वजह से आग लगी और काफ़ी सारे लोगों की मौत का वो कारण बना। तो इसको लेकर भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? देखिए, इनको लेकर अभी कोई क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, लेकिन होने चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बस के जो मालिक हैं वो अपनी जो पैसेंजर बसेस हैं उनको उनमें थोड़ा स्पेस बना के उसमें फ्रेट और कार्गो भी कैरी करते हैं, जिससे कि वो उन फ्रेट और कार्गो के लिए भी चार्ज कर सकें। तो अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B तक आपकी बस जा रही है तो आप ये कुछ कमर्शियल आइटम्स भी पहुंचा सकें, लेकिन वो कमर्शियल आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कि वो एक्सप्लोजिव हैं, वो एसिड है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी को हार्म हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो भारी मात्रा में फ़ोन हो या वो कोई केमिकल हो, या हमने देखा कि अभी एक केस में पटाखे बस में कैरी हो रहे थे, तो ये जो है जो एक फ्री फॉर ऑल सिस्टम चल रहा है, इसमें इस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनके लिए अलग प्रकार के वाहन होते हैं जो कि जिसमें कि पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं करते हैं, उन वाहनों में इन चीज़ों को ले जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हमारा आग्रह है भारत सरकार से और बाकी अथॉरिटीज़ से कि जो पैसेंजर बसेस के अंदर जो कार्गो कैरी हो रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, और ऐसे कार्गो को सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स में जो कि गुड्स कैरेज व्हीकल्स होते हैं उन्हीं में उनको ट्रांसपोर्ट करा जाए। बसेस के एक्सीडेंट्स आपने जैसे पहले बताया कि 2-3-4 महीनों से ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा नज़र में आने लगे, तो लोग कंसिडर भी करने लगे कि अच्छा ठीक है, बसेस में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने सारे लोग मर सकते हैं। तो क्या इस वजह से, जैसे इससे पहले जब एक फ़्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त काफ़ी सारे स्ट्रिक्टनेस बरती गई थी, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नए लाए गए, हर एक चीज़ पर नज़र बनाई गई, तो क्या कहीं ना कहीं बसेस को लेकर के नेग्लिजेंस है? क्योंकि जिस हिसाब से आप एविएशन को, जो आपके फ़्लाइट्स हैं उन पर नज़र रख रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बसेस पर जो सड़क पे चल रही हैं? क्योंकि हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनता ट्रैवल कर रही है, क्योंकि मिडिल क्लास है, तो दे प्रेफर बसेस ओवर फ्लाइट्स। देखिए, इसमें अगर आप फ़्लाइट को देखेंगे तो फ़्लाइट इंडिया में जो फ़्लाइट्स का सिस्टम है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड है।
वो भारत सरकार उसको कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कंट्रोल करती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी उस पर कंट्रोल रखता है, और उसके स्टैंडर्ड जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी है जो कि डेडिकेटेड एजेंसी है। अगर हम बाहर की देशों में भी देखेंगे, अगर सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं तो सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डेडिकेटेड एजेंसीज और डेडिकेटेड बॉडीज़ बनाई हैं, जिनके पास बजट होता है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है, सेक्रेटेरिएट होता है अपना काम करने के लिए। भारत में अभी तक ऐसी कोई डेडिकेटेड बॉडी नहीं है जो कि सड़क दुर्घटनाओं के ऊपर फोकस कर सके। तो हमारा ये आग्रह है कि जैसे यूएस में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है या नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे ही भारत में भी, क्योंकि इतने सारे लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं और उससे 3 गुना लोग गंभीर रूप से या स्थायी रूप से अपंग हो रहे हैं, तो एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत है देश को जो कि एक डेडिकेटेड तरीके से सड़क दुर्घटनाओं के कंट्रोल में काम कर सके। एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड या नेशनल रोड सेफ्टी अथॉरिटी का चलन होना चाहिए, जिसके पास बजट हो, स्टाफ हो, सेक्रेटेरिएट हो, नेशनल प्रेजेंस हो, कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जिनका की कंट्रोल होता है बसों के ऊपर, जहाँ की आरटीओस कंट्रोल करते हैं, उनको भी मॉनिटर कर सकें, उनको भी ट्रेन कर सकें, उनको भी इक्विप कर सकें कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। तो जब तक हम ये गवर्नेंस में इसके चेंज नहीं लाएंगे, तब तक हम इसको एयरलाइन इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का गवर्नेंस बहुत अच्छा है कि अगर एक भी दुर्घटना होती है तो उस पर इमीडिएटली वो लोग एक्शन ले पाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि स्प्लिट गवर्नेंस है सड़क दुर्घटनाओं के केस में, क्योंकि रूल भारत सरकार बनाती है और रूल्स भारत सरकार ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो उसमें थोड़ा एक सेम्बलेंस लाने की ज़रूरत है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात की। कई बार हम लोग कई सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें बसेस जो हैं उनके वायरल वीडियोस होते हैं, वो अपने आप में रेस लगा रहे होते हैं और काफ़ी सारे पैसेंजर्स बसेस के अंदर होते हैं, दे आर अनअवेयर। क्योंकि कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, स्पीड लिमिट कितनी है। उनको लगता है ठीक है ज़्यादा जल्दी पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बस ड्राइवर की भी गलती हो जाती है और कहीं ना कहीं पैसेंजर्स भी इस बात से अनअवेयर होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर पैसेंजर को कहीं पता होना चाहिए कि ठीक है, इफ़ यू आर एंटरिंग अ बस, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच अ बस ड्राइवर नीड्स टू फॉलो। ठीक है, उनको भी फॉलो करनी है और आप भी पैसेंजर के तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये चीज़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हैं तो। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। जैसा कि मैंने कहा कि जब जैसे प्लेन में सेफ्टी अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही बस में भी होना चाहिए। लेकिन आपका जो सुझाव है वो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हम सेफ्टी के साथ साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि बस का जो रूट है वो क्या है, बस कहाँ रुकेगी, कितने बजे का उसको रुकना है, और उसकी जो अलाउड स्पीड लिमिट है डिफरेंट सड़कों पर वो क्या होनी चाहिए। और अगर जैसे कि स्कूल बसों के पीछे लिखा होता है कि अगर ड्राइवर सही से ड्राइव नहीं कर रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं, वैसे हर बस में होना चाहिए कि अगर बस चालक ठीक से ड्राइव नहीं कर रहा है, रेस कर रहा है, जिगजैग ड्राइविंग कर रहा है या रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है। अभी हमने मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक क्रैश देखा था जिसमें कि बस ने 7 किलोमीटर गलत रॉन्ग साइड पे ड्राइव करके गाड़ी में टक्कर मारी जाके। तो उन केसेस में जो है वो पब्लिक उनको रिपोर्ट कर सके या पैसेंजर्स उनको रिपोर्ट कर सके, उनको एक डेफिनेटली कुछ मिलना चाहिए इसके लेकर। मेजर इशू ये है ना कि पैसेंजर्स को ये पता ही नहीं है कि उन्हें कांटेक्ट किसको करना है। अगर मान लीजिए बस तेज़ चल भी रही है, ड्राइवर तेज़ चला भी रहा है, तो किसे शिकायत करेंगे? वो ड्राइवर को बोल सकते हैं, ड्राइवर नहीं मान रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है, आप टिकट के पैसे दे चुके हैं, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर क्या अभी है, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर जिस पर लोग मदद मांग सकें या बता सके कि ओके दिस इज़ द बस नंबर और हम लोग यहाँ बैठे और इस तरीके से बस ड्राइव हो रही है? देखिए, आज की डेट में आप 112 पे फ़ोन कर सकते हैं ये रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन बस चालकों को और बस मालिकों को एक्चुअली स्पेशली अपने एक हेल्पलाइन पब्लिश करनी चाहिए जहां पर ये चीज़ें रिपोर्ट हो सकें और बस मालिक जो है वो चालक के अगेंस्ट एक्शन ले सकें। लेकिन ऑफ कोर्स पुलिस को तो फ़ोन करना एक बनता ही है, तो 112 पे आप इस पे फ़ोन करके कंप्लेंट कर सकते हैं और इस पे मोटर व्हीकल अधिनियम के अंदर पुलिस जो है वो बस चालक के ऊपर एक्शन ले सकती है इस केस में। ये हमने अभी प्राइवेट बसेस के एक्सीडेंट्स की बात करी। कई बार हम लोग देखते हैं रोडवेज बसेस की अगर हम बात करें, जो कि सरकार के अधीन आती है, जो बसेस सड़क पे चल रही है जिनमें बहुत से गरीब, मिडिल क्लास, इस तरीके के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो बसेस भी कई बार बहुत तेज़ स्पीड में चला रही होती है। और काफ़ी, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगी, पर उस स्टेट की जो बसेस हैं उसको लेकर कहा जाता है कि इस रोडवे में बैठ जाओ, फटाफट पहुँच जाओगे, इतना बढ़िया ड्राइवर चलाता है, जिगजैग करके आपको पहुँचा देगा।
तो क्या गवर्नमेंट को ना सिर्फ प्राइवेट बसेस बल्कि सरकारी बसें जो कि एक मिनिमल अमाउंट पे पैसेंजर्स को पहुंचा रही है उनके लिए कुछ रेगुलेशंस पहले उनके लिए लाने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बसेस तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाना चाहिए, पर उससे पहले रोडवेज बसेस को ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जी, जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया था तो उस टाइम पे एक बात चली थी कि जो फ़ाइन होते हैं एक नॉर्मल ड्राइवर पर, अगर सरकारी ड्राइवर वायलेट करे सेम क्लॉज को, तो उस पर दुगना या तिगुना फ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि सरकारी ड्राइवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है कानून को रखने की, क्योंकि जो कानून है वो उसके उन्हीं के फ्रेमवर्क के अंडर वो कानून बनाया गया है। तो आपका बोलना सही है कि स्टेट रोडवेज़ बसेस जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पे वायलेशन करते हैं। लेन ड्राइविंग हो या रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो या ओवर स्पीडिंग हो या जिगजैग ड्राइविंग हो, ये सभी जो वायलेशंस हैं ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी करती हैं। और हमारा ये सुझाव है पुलिस को और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, कि ऐसी जो बसें हैं उनको उनके जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कंपेयर टू द सिविलियन ड्राइवर्स, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है सरकारी मुलाजिम होने की वजह से कि वो उस कानून का और ज़्यादा पालन करें। कई सारी बसेस होती हैं जो ओवर क्राउडेड होती हैं, जिन्हें भर दिया जाता है, ठूस दिए जाते हैं लोग, मतलब क्योंकि टिकट अगर कहीं 50 रुपये का तो उनको 20 रुपये में मिल जा रहा है और आप ठुसे हुए हैं, भरे हुए हैं, ओवर क्राउड हो रही है, गेट बंद नहीं हो रहा है, फिर भी है। इवन आप अगर और बसेस लंबे रूट की तो छोड़ दीजिए, अगर आप शहरों में जो बसें चलती हैं उन्हीं में देख लेंगे तो गेट्स बंद नहीं, जो इलेक्ट्रिक गेट है वही बंद नहीं हो पा रहे, ठुसे हुए हैं लोग। तो उस सिचुएशन में क्या, जैसे अभी एक केस आया था जहाँ पर लोकल ट्रेन से लोग गिर गए थे एंड दे हैव गॉट इंजर्ड, सम हैज़ बीन डाइड। पर अगर बसेस में ऐसा होता, अगर बसेस के भी गेट बंद नहीं हो पाएंगे इस तरीके से, क्या फ़ायदा है अगर इतनी इलेक्ट्रिक बसेस आप लेकर आ रहे हैं जब उनके गेट ही बंद नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या इसके लिए भी एक रूल या कोई रेगुलेशन है कि इतने ही पैसेंजर बैठेंगे? देखिए, जो हर बस, चाहे वो सरकारी बस हो चाहे वो प्राइवेट बस हो, सबकी एक लिमिट होती है कि उसमें कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, और उसके बेसिस पर ही उसका फिटनेस चेक होता है, उसके बेसिस पर ही उसका अप्रूवल मिलता है। तो जो भी बसें अगर ओवर क्राउडेड तरीके से चल रही हैं तो वो इलीगल चल रही हैं, क्योंकि वो उनको आप ओवर बुक नहीं कर सकते हैं, ओवर क्राउड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, कि जो लोग अपने सुबह अपने घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, वो क्या 20 मिनट आधा घंटा और वेट कर सकते हैं दूसरी बस आने का, अगर ये बस ओवर क्राउडेड है तो लोग उसी बस में चढ़ जाते हैं, उसी बस में दरवाजे पे लटक के वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो ये अगर हमें रोड सेफ्टी को एड्रेस करना है तो रोड सेफ्टी को एड्रेस करने का एक बड़ा जो तरीका होता है, जो कि कई देशों ने करा है, वो है कि हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करने से उसका 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये इसमें कई फ़ायदे होते हैं, क्लाइमेट के लिए भी कोई फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपको मैं 2 सेफ्टी रिलेटेड बता देता हूँ। ये फ़ायदे होते हैं कि पहला तो अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल है, फ्रीक्वेंट है और रिलायबल है, तो कई लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, रोड रेज एक बहुत बड़ा इशू है, फ्यूल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो लोग प्रेफर करेंगे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट है, सेफ़ है और समय पे चल रहा है। तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हर शहर में ऑलमोस्ट। दूसरा ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग इसलिए भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, कि आप अपने घर से बस स्टॉप तक कैसे जा रहे हैं, वो आप ई रिक्शा लेकर जा रहे हैं, वो आप ऑटो लेकर जा रहे हैं, तो वो भी एक सिस्टम है जो हमें उसको देखना पड़ेगा कि जो कि अभी अनसेफ है, डेंजरस है, जिसमें कि अभी तक कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, उनके ड्राइवर्स भी अच्छे से ट्रेन नहीं होते हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हमें उसमें फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हम ये बसों की संख्या बढ़ाएंगे, अगर हम मेट्रो का जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे, तो उससे ओवरक्राउडिंग भी कम होगी, जो आपका सवाल था, और कई लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करेंगे, जिससे कि दुर्घटनाएं भी कम होंगी, क्योंकि गाड़ियों का जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगा, सड़कें थोड़ी खुलेंगी और ज़्यादा सेफली लोग मूव कर पाएंगे उसमें। लास्ट क्वेश्चन, ये तो हमने बात कर ली बस ड्राइवर्स की, गवर्नमेंट की, कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से काम करना है, बस ड्राइवर्स को किस तरीके से ड्राइव करना है, बसेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट वन क्वेश्चन,
बसेस से ज़्यादा, ड्राइवर से ज़्यादा, गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसेंजर्स हैं जो वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बन जाती है अपनी जान की खुद परवाह करना और कहीं ना कहीं खुद सेफ्टी इंश्योर करना। तो बिफोर बीइंग इन अ बस में चढ़ने से पहले किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना है, क्या क्या चेक करना है, वो बता दीजिए। देखिए, जो पैसेंजर है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी सेफ्टी को लेकर, वो चढ़ने और उतरने से रिलेटेड है कि क्या वो बस में सेफली चढ़ पा रहे हैं और क्या वो बस से सेफली उतर पा रहे हैं। एक बार वो बस के अंदर आ गए तो उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस के जो मालिक हैं और बस के जो चालक हैं वो उनकी होती है, क्योंकि जो पैसेंजर है वो ये डिटर्मिन नहीं कर सकता है कि किस बस में कहाँ पर कितने एग्ज़िट हैं, क्या हैमर अवेलेबल है कि नहीं है तोड़ने के लिए, क्या फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है, अगर उसमें आग लगे तो क्या उसमें फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मालिकों की और चालकों की। लेकिन जो लोग हैं वो क्या बस में सेफली चढ़ पा रहे हैं, क्या उससे सेफली उतर पा रहे हैं। और बच्चों का ख्याल, देखिए बच्चों के ऊपर हम उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं, बच्चों को हम सबको सेफ़ रखना है। तो क्या हम बच्चों को सेफली उतार चढ़ा पा रहे हैं, क्या हम बच्चों को रेस्क्यू कर पा रहे हैं सेफली, ये इस पे जो है वो पैसेंजर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज़ द नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन जिसको कि गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कि आप लोगों को, इतने सारे लोगों को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। ये गवर्नमेंट ने इनको परमिट दिया है, गवर्नमेंट ने अलाउ करा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ये उनको ट्रांसफ़र हो गई है कि आपकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको सेफ रखें। फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों से मेरा ये आग्रह है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हैं उसको आप एक मेजर हेल्थ इशू, पब्लिक हेल्थ इशू लेकर चलें, इसको इग्नोर ना करें। आप जब बस में बैठे हैं तो आप बस ड्राइवर का जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, जिगजैग ड्राइविंग कर रहे हैं, कि शायद बस की दुर्घटना हो सकती है, तो इमीडिएटली आप बस ड्राइवर को भी टोकें, लेकिन पुलिस को भी इन्फॉर्म करें कि लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ पर ये जो बस है इसकी दुर्घटना की आशंका ज़्यादा है। ये हमने बहुत देखा है पहाड़ों में भी, जहाँ से बसें गिरती हैं फ्रीक्वेंटली, कि जो ड्राइवर्स हैं वो सेफली ड्राइव नहीं करते हैं और उसकी वजह से जल्दी होने की वजह से वो जाके बस को खाई में गिरा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें पैसेंजर्स जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं कि वो बस चालक को टोकें अगर वो गलत गाड़ी चला रहा है और इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। तो ये थे पीयूष तिवारी, CEO सेव लाइफ फाउंडेशन के, रोड एक्सपर्ट। इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी कि किस तरीके से ना सिर्फ गवर्नमेंट, ना सिर्फ ड्राइवर, बल्कि पैसेंजर की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर एक चीज़ का ध्यान रखें। और अगर कहीं भी आपको खामी नज़र आए तो ज़रूर इत्तला करें। नंबर बताया 112 पे, आप उनको बता सकते हैं कि किस तरीके की रैश ड्राइविंग हो रही है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है प्रॉपर, जो भी आपके मसले हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो आप बता सकते हैं। तो ये थी सुकन्या सिंह जादौन, थैंक यू सो मच। और भी जानकारी और भी इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया TV के साथ।